नमस्कार, प्रयास एजू हब पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। मित्रों, मैं डीएम सर आज आपको इंग्लिश के लेवल 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था टास्क बेस्ड आधार टेस्ट सीरीज़ का, तो उसमें लेवल 1 के जो क्वेश्चन आए थे उनको सोल्यूशन के लिए आए। जी हाँ, अगर हम देखें पहले क्वेश्चन की, आपकी जैसा कि आपको सिलेबस दिया गया होगा वो उसमें जो भी आपके टॉपिक दे रखे हैं उसमें आई थिंक आर्टिकल होगा। तो यहाँ पे आर्टिकल फिल करना है, ये सेंटेंस है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। करेक्ट ऑप्शन चुनना है जो विकल्प दिए गए नीचे दिए गए विकल्प में। एक शब्द है यहाँ हनी, हनी इज एलडीसी। देखिए एलडीसी यहाँ पर एक प्रकार से एब्रीविएशन वर्ड है। क्या है? एब्रीविएशन। और एब्रीविएशन वर्ड जब एब्रीविएशन वर्ड से पहले जर्नली हम क्या लगाते हैं? ए अथवा एन। एब्रीविएशन वर्ड जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ होता है तो ये तो लगाते हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इसी तरीके से एलडीसी। तो आप एलडीसी पढ़ रहे हैं, इसे लोअर डिवीजन क्लर्क थोड़ी, तो एल से ए आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इस तरीके से, हनी इज एन एलडीसी। और फिर कह रहा है कि मिसेज हनी इज लोअर डिवीजन क्लर्क। अब ये दूसरा व्यक्ति है जो मिसेज हनी है, ठीक है ना। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है आपको। क्या देखना है? लोअर। तो ला से बोला जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा इस तरीके से ए आर्टिकल आ जाएगा। तो हनी इज एन एलडीसी, हनी एक एलडीसी है और मिसेज हनी जो है एक लोअर डिवीजन क्लर्क है। इसके बाद देखो एलडीसी मैनेज द अकाउंट, और एलडीसी जो है मैनेज करता है अकाउंट्स को। यहाँ पर दी आर्टिकल आएगा। तो आप क्या समझे? ये समझे कि सर एब्रीविएशन अगर कॉम्प्लीमेंट में आता है तो आपको क्या यूज करना है? जी हाँ, ए अथवा एन। जैसे मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख दूँ, सी इज IAS, तो ये एब्रीविएशन फॉर्म है और ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि सी ही क्या है? IAS है और IAS ही क्या है? सी है। तो ये वर्ब जो है लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है और यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है तो आप क्या लगाएंगे? एन। ऐसे ही जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, राम इज और फिर लिख दिया SP, राम इज SP। तो इस SP से पहले आपको क्या लगाना है? एन लगाना है, क्योंकि ये भी इसी तरीके का फंक्शन कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें अगर इन सेंटेंसों को आप इस तरीके से लिखते हैं, SP हैज गॉन टू हिज पोस्ट, तो ये एब्रीविएशन जो फॉर्म है एक यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में ये पोस्ट को बात करता है और यहाँ पर आपको दी आर्टिकल लगाना है। यहाँ पर क्या लगाना है? दी। अच्छा, एब्रीविएशन वर्ड के रूप में कुछ प्रॉपर नाउन भी हैं, उनसे पहले हम क्या लगाते हैं? जी हाँ, दी आर्टिकल लगाते हैं। यदि एब्रीविएशन वर्ड ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट की बात करें, जियोग्राफिकल एस्पेक्ट वाली प्रॉपर नाउन प्लस एब्रीविएशन वाले एब्रीविएशन जो वर्ड्स हैं वो अगर क्या बताते हैं? जी हाँ, कोई ग्रुप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कोई ग्रुप की, या ऐसे पब्लिक की बात करते हैं, रिपब्लिक की बात करते हैं, रिपब्लिक की बात करते हैं, या डेमोक्रेटिव की बात करते हैं, तो वो प्लूरलिटी का बात कराते हैं। तो उससे पहले आपको क्या लगाना है? दी आर्टिकल लगाना है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो दी आर्टिकल लगेगा। इसमें प्लूरल है, प्लूरलिटी का बोध हो रहा है। 7 कंट्री है, जानते हैं, दुबई, शारजाह, सऊदी अरब, ओमान, इस तरीके का यहाँ ग्रुप है। 7 कंट्री है इसमें, शारजाह वगैरह भी इसी में आता है। इसी प्रकार से USA है, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 50 से भी अधिक इसमें स्टेट हैं, तो इस वजह से यहाँ पर भी प्लूरल का बोध करा रहा है। इसी प्रकार से UK में 4 कंट्री आते हैं। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन के साथ
नॉर्थ आयरलैंड जुड़ जाता है तो इसे यूके कहते हैं। अब ग्रेट ब्रिटेन में, अकेले ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्री है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है और यहाँ पर आपका वेल्स है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यूके हुआ, यूएसए हुआ, यूएई हुआ, या आपका एक और वर्ड है यूएनओ, एक ग्रुप की बात करता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे भी पहले आपको दी लगाना होता है। एक आपका आता है यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, तो ये भी प्लूरलिटी का बोध कराता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको दी आर्टिकल लगाना है। तो यहाँ पर जो विकल्प है आपका परीक्षा में, तो उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब विकल्प देखो, तो पहले में एन आ रहा है, दूसरे में ए आ रहा है, तीसरे में यहाँ दी आ रहा है और चौथे में फिर से यहाँ पर क्या आ रहा है, ए। आई मेड हर ALDC, तो यहाँ पर ए आर्टिकल आएगा, एन क्या आएगा, एन आएगा। तो अब देखो NAD, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। NA और फिर दोबारा से एन दे रखा है तो ये भी गलत है। इसके अलावा NA और दी और क्रॉस, ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में अगर कोई सेवरल और पोस्ट की बात करें तो ए अथवा एन का यूज किया जाता है, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें। यदि आपकी इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, नॉमिनेट, डिक्लेयर, अवार्ड, क्राउन, नेम, पोस्ट, ये कुछ वर्बें आती है तो वहाँ पर आपको इस चीज़ के बारे में विशेष ध्यान रखना है। मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ आपको बड़े प्यार से। हाँ जी, देखो अगर आपकी वर्ब आती है इलेक्ट, क्या आती है, इलेक्ट, या फिर आती है सेलेक्ट, या फिर आती है चूज, या फिर आती है नॉमिनेट, या फिर आती है मेक, तो आपको ध्यान रखना है कि इनके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा। जी हाँ, ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक होगा और उसके बाद यहाँ नाउन आएगा। अगर ये नाउन सुप्रीम और पोस्ट की बात करता है, किसकी बात करता है, सुप्रीम और पोस्ट, सुप्रीम ऑफ पोस्ट की बात करता है, यानी कि जो अपने क्राइटेरिया में सुप्रीम होती है, तो वहां पर आपको यहां आर्टिकल नहीं लगाना है, कोई भी आर्टिकल यहां नहीं यूज होगा। और यही नाउन अगर सेवरल और पोस्ट की बात करें, सेवरल और पोस्ट जो अपने क्राइटेरिया में एक से अधिक है, सर हमको तो समझ में नहीं आया नहीं है कि सेवरल और पोस्ट क्या है या सुप्रीम और पोस्ट क्या है। तो भैया जैसे एक प्रजा में एक ही राजा होता है, 2 राजा होते हैं क्या, अच्छा वो राजा जो है एक से अधिक प्रजाओं वाला हो सकता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। तो यहाँ सुप्रीम और पोस्ट होती है तो वो अकेली होती है, यानी वन टाइम पर 1 पोस्ट होती है और ऐसी कंडीशन में वो सुप्रीम है। यार एक समय पर देश में प्रधानमंत्री एक ही होता है, एक समय पर देश में राष्ट्रपति एक ही होता है, एक समय में पूरी प्रजा का राजा एक होता है। तो आप उस बात को ध्यान रखें, अगर ऐसा आता है तो वहां कोई आर्टिकल नहीं लगाना। और एक से अधिक पोस्ट है, या एक स्कूल में एक से अधिक टीचर नहीं हो सकते क्या, बिल्कुल हो सकते। एक समय में एक से अधिक हॉस्पिटल में एक से अधिक डॉक्टर हो सकते हैं, एक ऑफिस में एक से अधिक बाबू हो सकते हैं। तो सेवरल और पोस्ट से पहले हम ए अथवा एन का यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। और ये वर्ब जो है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसे फैक्टेटिव वर्ब भी कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है और इनके साथ आपको ध्यान रखना है, इस तरीके का व्यवहार करना है। जैसे मैं आपको सेंटेंस लिख दूं, दे मेड मी किंग, उन्होंने मुझे क्या बनाया, राजा बनाया। अब मुझे बताओ एक समय पर एक प्रजा में एक ही तो राजा होता है, तो उसे ए अथवा एन लगाने की कहां जरूरत है। ये थोड़ी कहेंगे कुछ एक राजा बनाया तो इसका मतलब उस समय एक से अधिक राजा भी हो सकते हैं क्या, जो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं, इस तरीके से कहूं, द कमेटी इलेक्टेड या सेलेक्टेड, कमेटी सेलेक्टेड मी और फिर लिख दिया मैंने LDC हुआ, या फिर टीचर हुआ, या फिर ऐसी डॉक्टर हुआ, इस तरीके से हो तो यहां पर आप
LDC के लिए N लगा देंगे, टीचर के लिए A लगा देंगे। ये है सेवरल ऑफ पोस्ट, और सेवरल ऑफ पोस्ट आती है तो A अथवा N का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक समय में एक से अधिक पोस्ट संभव होती है। तो आप वापस जाओ, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या माना है, C आंसर माना है। यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा, C, क्योंकि ये सेवरल ऑफ पोस्ट की बात कर रहा है। अगर इस जगह MP होता तो भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो एक समय पर एक ही होता है, या फिर ऐसे हो जैसे ये ऐसे सेंटेंस आए, सी बिकेम मेयर, तो मेयर जो है एक कॉम्प्लीमेंट ही तो है, वही मेयर है, मेयर ही कॉम्प्लीमेंट है, तो यहां पर आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि मेयर एक टाइम पर एक ही बनता है, ठीक है ना। लेकिन बिकम वर्ब के साथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इज एम आर के साथ आप ऐसे कह सकते हैं, ही इज ए मेयर, ऐसे कह सकते हैं, ही इज आ मेयर, यह एक मेयर है। तो इसका मतलब है कि वहां और भी मेयर हो सकते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों के, लेकिन यहाँ क्लियर पता नहीं चल रहा है, तो आप इस स्ट्रक्चर में कह सकते हैं, लेकिन बिकम वर्ब के साथ आप इस चीज को यूज नहीं करेंगे। चलो, इस दिए गए विकल्प के अनुसार से इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट। आयशा, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यूनक, यूनक, नाइदर मेल और नॉर फीमेल, तो यूनक के लिए आपको क्या लगाना है, ए लगाना है, इन द टेम्पल, और फिर उसके बाद ये रिपीटेड है तो आपको क्या लगाना है, दी लगाना है। तो आप देखो यहाँ पर ए और दी आर्टिकल डी ऑप्शन में बैठ रहा है, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, कुछ वर्ड है उनको ध्यान रखना कि ऐसे ही शब्द आ जाए, तो जब नाउन रिपीट होती है तो आपको दी आर्टिकल लगाना होता है। जैसे मैं आपको वन सेंटेंस लिख देता हूं, वंस देयर वज, और लिख दिया फॉक्स, तो यहां पर आर्टिकल लगाना है ए, और इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे लिख दिया, फॉक्स वज टू हंग्री, तो यहां पर आपको दी आर्टिकल लगाना है, क्योंकि इस फॉक्स के बारे में आगे ये जानकारी दे रखी है कि फॉक्स कैसी थी। तो जब नाउन आइडेंटिफाई है, यानी कि नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी मिलती है सेंटेंस में, तो वो आइडेंटिफाई होती है, ऐसी कंडीशन में दी लगता है, चाहे रिपीट हो चाहे ना हो। और ये फॉक्स का मतलब ध्यान रखना लोमड़ होता है। क्या होता है, लोमड़। लोमड़ी का मतलब होता है बिक्सन, लोमड़ी का मतलब क्या होता है, बिक्सन माने होता है लोमड़ी, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर इस प्रश्न का आंसर यही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, कौन बताएगा इसका राइट आंसर, सर हम बता देंगे। ही गो टू स्कूल डेली, वह जाता है, ही गो टू स्कूल डेली। जब रोजाना एक्शन में होता है तो जनरली यहां पर प्राइमरी पर्पज की बात होती है। स्कूल में अगर पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन विजिटिंग प्लेस बना रखा है उसे, खेलने का, मैं खेलने के उद्देश्य से जा रहे हैं, दी आर्टिकल है। भैया मंदिर में अगर पूजा करने जा रहे हैं तो क्रॉस, क्रॉस का मतलब कोई आर्टिकल नहीं, क्रॉस माने अगरबत्ती। और मंदिर में अगर चप्पल चुराने जा रहे हैं, जेब कतरने जा रहे हैं, तो विशेष पर्पज हो गया, दी आर्टिकल लगेगा। तो इस आइडियोलॉजी को लगा देना। आप हॉस्पिटल में एज ए पेशेंट जा रहे हैं तो डेफिनेटली है कि वहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन एज ए विजिटिंग प्लेस बना रखा है तो उसका अदर या सेकेंडरी पर्पज हो जाता है और उस जगह दी आता है। जैसे नीचे सेंटेंस दे रखा है, ही गोज टू स्कूल, अब स्कूल तो गई है, टू पे हर वार्ड फीस, अपने बच्चे की फीस भरने के लिए स्कूल जाती है। हालांकि यहाँ पर लिखना चाहिए था गई, ये ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ये तो रेगुलरिटी वाली बात है कि रोज़ाना फीस तो कैसे भर सकती है, तो ज़्यादा अच्छा ये होता कि अगर यहाँ पर वेंट होता। खैर, हम इस प्रश्न के हिसाब से बात करें तो स्कूल क्यों गई है, स्कूल जाने का कारण है, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, तो वहाँ पर राजेश एंड शर्मिला अगर टू मीट ईच अदर वाली बात आती है तो उसका अदर पर्पज होता है, तो वहाँ पर दी आर्टिकल लगता है, तो यहाँ पर भी दी आर्टिकल है। तो पहले में क्रॉस आएगा, दूसरे में दी, ये इसका राइट आंसर है। लेकिन सेंटेंस ऐसे आ जाए कि आई गो टू और फिर लिख दिया टेम्पल, टेम्पल डेली, मैं रोजाना मंदिर जाता हूं, तो यहां पर प्राइमरी पर्पज है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, राजेश एंड शर्मिला, राजेश एंड शर्मिला गो टू, और फिर लिख दिया टेम्पल और आगे लिख दिया डेली टू मीट
ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे से मिलने जाते हैं, तो ये विजिटिंग प्लेस है, अदर पर्पज है। मैंने कहा ना मंदिर में अगर पूजा करने जा रहे हैं तो क्रॉस, पूजा के लिए अगरबत्ती लगाते हैं क्रॉस, तो कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन यहाँ पर आपका अदर पर्पज है तो क्या लगेगा, दी आर्टिकल। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही कंडीशन में यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश। जी हाँ, नेशनलिटी वर्ड है, नेशनलिटी वर्ड जब कोई ऐसे इस तरह से हम कहेंगे जेनरिक रेफरेंस की बात करें, पूरी जाति का बोध कराए तो दी आर्टिकल आता है। तो यहाँ दी इंग्लिश का मतलब होता है ब्रिटिश पीपल। क्या होता है, ब्रिटिश पीपल। इसी प्रकार से मैं ऐसे कह दूं दी स्विस तो स्विस पीपल, दी अमेरिकन तो इसका मतलब अमेरिकन पीपल, दी इंडियन तो इंडियन पीपल। तो इंग्लिश लोग, ब्रिटिश लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो यह ये भाषा का नाम है। क्या है, भाषा का नाम है। अगर इस तरीके से आए जैसे इंग्लिश इज स्पोकन बाई और फिर इंग्लिश आ जाए तो आपको इसका पैसिव बना दिया, तो किन के द्वारा बोली जा रही है, तो ये भाषा का नाम नहीं है, भाषा का नाम यहाँ है। तो भाषा के नाम से पहले नहीं लगाना है। बाकी के अगर भाषा के नाम के अलावा वो जेनरिक रेफरेंस में या एक नेशनलिटी वर्ड के रूप में यूज होता है तो डी आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर इस तरीके से आए आई नो और फिर लिख दे इंग्लिश लैंग्वेज, तो अगर नेम ऑफ लैंग्वेज से पहले लैंग्वेज वर्ड जुड़ जाए तो आपको दी आर्टिकल ही लगाना है। मैं जानता हूं अंग्रेजी भाषा को, तो यहां अगर नेम ऑफ लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज वर्ड जुड़ जाता है तो दी आर्टिकल लगता है। तो यहां पर तो क्योंकि कुछ नहीं दे रखा तो यहां जीरो आर्टिकल आएगा, और आई थिंक जीरो आर्टिकल पहले में दी वाला और दूसरे में ये, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जी हाँ, इस प्रश्न का आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। अब कौन बताएगा इसका राइट आंसर, सर हम ही बता देंगे इसका राइट आंसर, तो बता दीजिए। सी रीड्स वाल्मीकि's रामायण। देखो जो भी रिलीजियस बुक्स हैं और उनसे पहले हमेशा दी आर्टिकल लगाते हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, कुरान है। लेकिन जब इनके व्यक्तियों का नाम इनके साथ जुड़ जाए, अपॉस्ट्रोफी एस यूज किए जाए, जैसे तुलसी की रामचरितमानस, वाल्मीकि की रामायण, इस तरीके से व्यक्तियों के नाम अगर जोड़ दिए जाएं तो वहां पर हम आर्टिकल नहीं लगाते, तो जीरो आर्टिकल आएगा। क्या आएगा, जीरो आर्टिकल। लेकिन ऐसे आता आई रीड और फिर लिखते रामायण, तो निश्चित रूप से यहां पर क्या लगाते, दी लगाते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जी हाँ, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जिसे जीरो आर्टिकल या एक तरह से नोटा भी बोल सकते हैं, आर्टिकल का निषेध भी बोल सकते हैं, नो नीड ऑफ आर्टिकल भी बोल सकते हैं, जीरो डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये कुछ 4 क्वेश्चन आई थिंक आपके टीचिंग मेथड से हैं। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, जो संप्रेषण वाला कौशल है, उसमें क्या शामिल होता है, ओनली ग्रामेटिकली नॉलेज, केवल ग्रामेटिकल नॉलेज तो नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट ग्रामेटिकल नॉलेज ये भी नहीं होती, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ये होता है लेकिन अकेला नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ग्रामेटिकल नॉलेज के साथ एबिलिटी टू यूज दिस नॉलेज, इस नॉलेज की यूज करने की जो एबिलिटी है, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन में उसे उपयोग करने की जो क्षमता है या जो कार्य है या उसकी जो ज्ञान है, ज्ञान की क्षमता, उसको कहा जाता है। तो बोथ ग्रामेटिकल नॉलेज यानी कि व्याकरण ज्ञान के साथ साथ उस की यूज करने की, उस नॉलेज को परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन में यूज करने की एबिलिटी को भी कहा जाता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये एम्फेसाइज करता है ग्रामेटिकली कॉम्पिटेंस। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस की बात नहीं करता, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात करता है, लिंग्विस्टिक और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा सही नहीं है, इसको आप देख लेना। कॉम्पिटेंस है ये, तो यहाँ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता है। एक और होता है इसमें लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, भाषाई क्षमता और संप्रेषण की क्षमता। तो ये दोनों ही होते हैं इसमें CLT में, तो ये CLT वाला ही था। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट इन द कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इनमें से कौन सा जो टेक्निक है वो फॉलो नहीं की जाती है
कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में CLT में कौन सा यूज़ नहीं किया जाता? देखो पैटर्न की बात होती है, स्ट्रक्चरल अप्रोच में ये यूज़ नहीं किया जाता। लैंग्वेज के गेम्स बनाए जाते हैं और उसमें डिफरेंट तरीके से बच्चा रोल प्ले अदा करता है, बिल्कुल सही है। अनस्क्रैम्बल, अलग अलग तरीके के सेंटेंस होते हैं, उन्हें स्क्रैम्बल में जमाना होता है सीक्वेंस में, तो ये भी बातें होती है। तो पैटर्न और प्रैक्टिस जो है ये स्ट्रक्चरल अप्रोच में होती है, ये नहीं है इसका राइट आंसर। तो क्योंकि यहाँ पर ये पूछ ही रहा है नॉट फॉलो, तो नॉट फॉलो इसी में है। ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती है, ये फॉलो नहीं की जाती। और ये पैटर्न्स वाली बातें जो आती है स्ट्रक्चरल अप्रोच में आती है, स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच में ये बातें होती हैं। तो इसका राइट आंसर जी हाँ, ये ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा इसका आंसर, क्योंकि बाकी के तो ये इसी से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अंतिम, लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स आर। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, LSRW, L और R जो है ये रिसेप्ट की जाती है, रिसीव की जाती है, तो उन्हें रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं, रिसेप्टिव बोल सकते हैं। चूँकि ये पैसिव होती है, चूँकि इनमें नॉलेज इनपुट होता है, तो इसे इनपुट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। तो रिसेप्टिव स्किल, पैसिव स्किल, इनपुट स्किल आदि इनका नाम है। लेकिन स्पीकिंग और राइटिंग जो है ये एक्टिव स्किल है। क्या है? एक्टिव। ये आउटपुट स्किल है। इसको हम प्रोडक्टिव स्किल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्टिव स्किल। इसे प्रोडक्टिव स्किल भी कहा जाता है। इसके अलावा स्किल ऑफ एक्सप्रेशन भी कहा जा सकता है। तो 4 नाम है इनके। अब वो पूछ रहा है LR का मीस क्या है? तो LR का मीस जो है रिसेप्टिव स्किल है, और यही इसका राइट आंसर है। रिसेप्टिव स्किल, प्रोडक्टिव हो नहीं सकता। ये थे क्वेश्चन। और आप इंग्लिश से डरे नहीं, बिल्कुल आप मेरे शेर हो, शेर हैं, और शेर हालातों के सामने नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। जी हाँ, जिगर वालों को डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहां कदम रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। मिलते हैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर किसी एक क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। टास्क आधारित टेस्ट सीरीज में के सॉल्यूशन वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। L1 में लगने वाले हिंदी के जो प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न, यानी यहाँ पर पेपर में 133 नंबर प्रश्न दिया है हिंदी का, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए बच्चों, अपने संज्ञा से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसमें प्रश्न दिया है कि पहला ऑप्शन दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले तो आप ये ध्यान देखें कि प्रश्न में पूछा गया सही नहीं है, यानी आपको यहां पर गलत ऑप्शन चुनना है कि असत्य कौन सा है। सही नहीं है मतलब गलत कौन सा है, असत्य कौन सा है, यह बताना है। तो असत्य विकल्प आप यहां देखेंगे। पहला विकल्प दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा वाक्य में प्रयुक्त होकर जातिवाचक संज्ञा भी बन सकती है। यह बिल्कुल सत्य कथन है। ये इस प्रकार के नोट्स आपको कक्षा में लिखवाए गए हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है उसका यदि हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा भी बन सकती है। जिस प्रकार से, एक उदाहरण के तौर पर देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर हम कश्मीर शब्द की बात करते हैं। कश्मीर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब इसका हम वाक्य में प्रयोग करें, जैसे हम ये कहें उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, इस प्रकार का वाक्य कक्षा में लिखवाया गया है कि उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। जब यह शब्द यहां लिखवाया जा रहा है तो यह कश्मीर शब्द वैसे तो कहें तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन इस वाक्य में प्रयोग हुआ तो यह एक उपाधि की बोध करवा रहा है कि जहां जहां झीलों की नगरी होगी उस नगरी को कश्मीर की उपाधि दी जाती। यदि हम ये कहें कश्मीर दर्शनीय स्थल है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये उदयपुर को कश्मीर की एक उपाधि दी गई है। तो उपाधि सूचक शब्दों की बात कर लेते हैं। तो इसको दूसरे रूप में हम ये कहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है जब उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो जातिवाचक बन जाती है। कथन सत्य, और हमें ढूंढना क्या है? असत्य। चलो दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा सदैव एकवचन में प्रयुक्त होती है। भाववाचक संज्ञा सदैव एकवचन शब्द में प्रयुक्त होती है, ये कथन भी सत्य है। क्यों? भाववाचक संज्ञा कोई भी है, जैसे सर्दी, गर्मी, प्रेम, नफरत, घृणा, द्वेष,
दूरी इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? एक वचन। तीसरा ऑप्शन दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक तभी व्यक्तिवाचक होती है जब वो एक वचन होती है, बहुवचन आते ही वो जातिवाचक बन जाती है। ये प्रश्न भी आपको नोट के रूप में लिखवाए हुए हैं कक्षा में। चौथा ऑप्शन दिया गया है जातिवाचक संज्ञा शब्द केवल बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो देखिए यहां पर हमने केवल शब्द का प्रयोग कर दिया है, इसलिए असत्य हो गया। यानी जातिवाचक संज्ञा जो बहुवचन होती है, लेकिन सदैव की कहे तो जातिवाचक संज्ञा जो होती है बच्चों वो एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। एक वचन की बात यानी जातिवाचक संज्ञा भी बन जाती है इसमें, जैसे नेताजी का उदाहरण भी दे सकते हैं। नेताजी जातिवाचक संज्ञा है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बन जाती है। जैसे हमने लिखा नेताजी, ये पद है, ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका व्यक्तिवाचक यानी एक वचन के रूप में कैसे कर सकते हैं? नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, आजाद हिंद फौज का गठन किया। तो ये गठन किया, तो ये कौन है? ये एक वचन का बोध कर। वैसे तो नेताजी बात कहें तो लीडर जो होते हैं वो सभी हैं, तो एक पूरी पद की बात आती तो वो जातिवाचक है। लेकिन जब हमने वाक्य में यहां प्रयोग किया तो ये एक वचन बन गया, क्योंकि यहां सुभाष चंद्र बोस के लिए बात की जा रही है। ये कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है, तो यहां पर यह कह रहे हैं जातिवाचक संज्ञा केवल बहुवचन में प्रयुक्त होती है, इसलिए कथन असत्य हो जाएगा। और प्रश्न ये पूछा असत्य कौन सा है या सही नहीं है, तो यहां ऑप्शन हमारा 4 नंबर बिल्कुल सही होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखें किस क्रमांक में सभी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा जब पढ़ाई जाती तो आपको शुरुआत में कुछ पॉइंट्स लिखवाए गए थे, जहां पर यह कहा था द्रव्यवाचक शब्द हो, समूह सूचक शब्द हो, ये जातिवाचक में आते हैं। और द्रव्यवाचक में भी आपको 3 स्थितियां बताई गई थी। ठोस अवस्था जो आती है, ठोस स्थिति, तरल स्थिति और गैसीय स्थिति के रूप में जब आते हैं ये जातिवाचक होते हैं, और ये द्रव्य सूचक होते हैं। ये कौन से होते हैं? द्रव्य सूचक होते हैं। तो यहां द्रव्य का मतलब केवल तरल पदार्थ नहीं है। चलो देखें, तेल, सोना, दूध, ये तो मान लेते हैं, लेकिन प्रश्न क्या है? सभी शब्दों की बात करें तो आतिथ्य यहां भाववाचक संज्ञा हो गई, ठाकुर ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन द्रव्यवाचक की पूछें, ठाकुर जातिवाचक लेकिन द्रव्यवाचक नहीं है ना। लकड़ी, पानी, पत्थर ये तो हो जाएंगे। घी, लोहा, पीतल, प्लास्टिक, ये ऑप्शन हमारा सही है। सभी के सभी इसमें कौन से? द्रव्य सूचक में आते हैं। तो यहां आंसर हमारा ऑप्शन 3 नंबर यानी सी सही होगा। इसी क्रम में 135 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न दिया गया है सलाह शब्द, सलाह शब्द कौन सी संज्ञा है? क्या इसको हम व्यक्तिवाचक कहेंगे? व्यक्तिवाचक तो तब होती है जब बच्चों किसी का नाम हो, अद्वितीय हो, दुनिया में एक ही हो, तो ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन जातिवाचक किसके लिए कहा गया? विशेषण, प्रकार, किस्म, नस्ल या एक से अधिक होने का बोध करवाए, तो ये दोनों में नहीं आ रहा। द्रव्यवाचक भी नहीं है क्योंकि किसी पदार्थ की बात नहीं कर रहा है। ये भाववाचक है। और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी जिसे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस किया जा सके। अर्थात हम ये कहेंगे जिसे केवल महसूस किया जा सके, जिसे देखा भी नहीं जा सकता और छुआ भी नहीं जा सकता, वो भाववाचक संज्ञा है। तो सलाह को केवल हम महसूस करते हैं, अतः यहां ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही होगा यानी डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिएगा, जो शब्द किसी पदार्थ, प्राणी या समूह का बोध का, यह समूह शब्द दे दी, यहीं से पता लग रहा है, तो वो कौन सी संज्ञा कहलाती? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहलाती? जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ, प्राणी या समूह का बोध करे, समूह शब्द आते ही यहां पर हमारा ऑप्शन अलग ही आ जाता है, जातिवाचक संज्ञा। बहुत सरल सा प्रश्न है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का सही क्रम निम्न में से कौन सा होगा? यानी पहले हमें जातिवाचक ढूंढनी है, फिर व्यक्तिवाचक और उसके बाद भाववाचक। तो इसी क्रम में सबसे पहला प्रश्न दिया है ऑप्शन बंदर, ये तो जातिवाचक है, चलो मिल रहा है। व्यक्तिवाचक के रूप में मित्र जी नहीं, ये व्यक्तिवाचक नहीं है, तो इसी क्रम को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। मानवता, ये भाववाचक है, तो
पहला ऑप्शन हमारा जातिवाचक होना चाहिए। भीड़ बिल्कुल सही है, जातिवाचक है। रमेश व्यक्तिवाचक, ये भी सही है। हरा, लेकिन हरा भाववाचक नहीं है, हरियाली शब्द होता तो बात दूसरी थी। हरा तो क्या है, एक विशेषण है। ये क्या एक विशेषण है, हरा रंग जैसे हमने बोला, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कबूतर बिल्कुल सही है, पूरी जाति है, क्योंकि पशुओं पक्षियों के प्रकार में आ गया। जापान व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और पशुत्व ये भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन हमारा यहां पर डी सही होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 138 नंबर प्रश्न दिया, ग्रहात्मक, यानी यहां पर हमारे प्रश्न शिक्षण विधियों की शुरू हो जाते हैं। व्याकरण के इतने ही थे। ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है, तो कौशल ये 4 भाषाई कौशलों के रूप में आते हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। तो ये कह रहे हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ग्रहात्मक और एक होता है अभिव्यक्ता, यानी जहां पर अभिव्यक्ति की जाती हो, यानी आप स्पष्ट कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो वो अभिव्यक्ति देने वाले हो गए। और ग्रहात्मक मतलब ग्रहण करने वाले, जिनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो देखिए, एक तो पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना, इनकी अगर हम बात करें, हम ज्ञान ग्रहण करेंगे या तो पढ़ करके, यहां ग्रहण करने वाली बात करें ना, तो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं या तो किताबों में पढ़ करके, या फिर गुरुजी हमें पढ़ा रहे हैं तो उनके ज्ञान को सुन करके हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। और आपको यदि कुछ बताना हो या गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं, तो गुरुजी जब पढ़ाएंगे या तो लिख करके स्पष्ट करें, जैसे मैं अभी आपको लिख करके स्पष्ट कर रहा हूं, अभिव्यक्ति दे रहा हूं, या फिर बोलकर, जैसे मैं बोलकर अभिव्यक्ति दे रहा हूं। तो जब अभिव्यक्ति की बात आए तब तो कौन सा जाएगा, लिखना, यानी लिखकर और बोलकर। लेकिन यहां क्या पूछा है, ग्रहात्मक, यानी ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण किससे करेंगे, या तो पढ़ करके यानी पढ़ना, या फिर सुन करके यानी सुनना। तो इसमें वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें पढ़ना और सुनना दोनों हो? तो पहले में बोलना लिखना जो नहीं है, सुनना और पढ़ना, यहां दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, यानी जिसे हम ग्रहण करते हैं वो ग्रहात्मक होते हैं वो कौशल। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से आगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। यानी सीधी सी बात, आपको निगमन का बताना है, आगमन का नहीं तो निगमन का बताना है। ये कह रहे आगमन का नहीं, आगमन में क्या बताया गया था, उदाहरण होता है, उदाहरण से हम नियम की तरफ बढ़ते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो आगमन विधि का है, किसका है? और उदाहरण जो होते हैं वो मूर्त होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। तो यहां स्थूल से सूक्ष्म, बिल्कुल से ही स्थूल भी होते हैं, नियम सूक्ष्म होते हैं, उदाहरण विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट से सामान्य की तरफ होते हैं, यह कथन भी सत्य है। लेकिन आगमन विधि में उदाहरण ज्ञात होते हैं, उससे अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, वो तो होता आगमन का, यानी ये भी आगमन का है, ये भी आगमन का है। ये विपरीत हो गया, अज्ञात नियम जो होते हैं वो अज्ञात होते हैं, उनकी खोज की जाती है। तो ये निगमन विधि का उदाहरण है। यानी अगर ये होता ज्ञात से अज्ञात की ओर, तब तो आगमन विधि का शिक्षण सूत्र हो जाता, लेकिन ये क्या है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर बिल्कुल सही है। इसी क्रम में 140 नंबर प्रश्न देखिए, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, यानी बोलना कौशल जो होता है, आप अभिव्यक्ति दे रहे हैं तो संदर्भ व स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण करना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग और मधुर वाणी। जब हम इन बात की बातें करते हैं कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण, तो संदर्भ व स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, यह बात भी बिल्कुल सही, ये बात तो सभी इसके लिए, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो अपना नजरिया देखते हैं। यहाँ संदर्भ व स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना सही बात है। स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण, यानी जब आप बोलेंगे, बोलना शुरू करते हैं, शिक्षक का यह नैतिक कर्तव्य होता है। विशेष तौर पर हम भाषाई शिक्षक की बात करते हैं, जब कक्ष में आप उच्चारण करते हैं तो शिक्षक का पहला कर्तव्य यह होता है कि उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें। तो स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। महत्वपूर्ण पूछा ना, इन सब में, ये सभी भाषाई कौशलों में है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए, संदर्भ व स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। तो यहां संदर्भ वाली बात भी सही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। जब तक स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तो ये स्थिति के अनुसार बात भी कह सकना उचित नहीं होगा। जैसे हम युग्म शब्दों की भी बात करते हैं, यदि उन शब्दों में
हम उच्चारण अशुद्ध करेंगे तो अर्थ भी तो गलत होगा ना, तो फिर स्थिति के अनुसार अपनी बात कैसे स्पष्ट करेंगे? ठीक है ना। जैसे हम व्यंजन और व्यंजन की बात कर लेते हैं, हम व्यंजन और व्यंजन की बात कर लेते हैं, व्यंजन और व्यंजन। व्यंजन अनेकार्थी शब्दों में आता है। व्यंजन हम वर्ण को भी कहते हैं, व्यंजन पकवान को भी कहा जाता है, और व्यंजन पंखा को कहते हैं। अगर हम ये कहें कि व्यंजन चल नहीं रहा तो हम व्यंजन की बात हो रही, वहां पर आप उच्चारण शुद्ध नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे जी व्यंजन चल नहीं रहा, तो व्यंजन की बात तो पंखे के लिए तो प्रयुक्त नहीं हुई ना, तो स्थिति के अनुसार अपनी बात कैसे स्पष्ट हुई? इसलिए शुद्ध उच्चारण यहां पर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी यहां सही होगा। इसी क्रम में 41 नंबर यानी अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र में हिंदी का। निम्न में से सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिए रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। अच्छा, इनमें मैच करना है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन सन 1954 में किसने? सन 1954 में बीएफ स्किनर के द्वारा, बीएफ स्किनर के द्वारा इन 1954 में किया था, है ना। तो इसके लिए ऑप्शन तो अपना बीएफ स्किनर 3 ये मिलेगा, 3 नंबर। फिर आता शाखीय अभिकर्मित। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन 1955 में नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। और किस रूप में? हम ये कहेंगे विश्व युद्ध के दौरान जब लड़ाकू विमान खराब हो गए थे तो उनमें सुधार करने के लिए नॉर्मन ए क्राउडर ने अपने कारीगरों पर सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। तो 1955 में शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, जैसे इसमें बताया गया था, शिक्षण में बात करते हैं तो शिक्षक क्या करते हैं कि जो बिंदु पढ़ाना होता है छात्रों को कहा जाता है आप इनको याद करके आए, कल हम इनसे प्रश्न पूछेंगे। तो जो पाठ दिया गया है याद करने, शिक्षक अगले दिन उनमें से प्रश्न पूछते हैं। मान लीजिए कक्षा में 100 बच्चे बैठे हैं और उनमें से 20 बच्चों ने उसका जवाब दे दिया, तो शिक्षक उन 20 बच्चों को आगे का अध्याय या आगे का पाठ पढ़ने के लिए देगा और बाकी बच्चों को वही याद करने देता है। तीसरे दिन फिर जिन्होंने सुना दिया उनको आगे का पाठ देगा याद करने के लिए, उनसे प्रश्न पूछेंगे, पीछे वालों को फिर वही याद करने देंगे। इस प्रकार से कक्षा में कई समूह बन जाते हैं, कई शाखाएं बन जाती है, इसलिए शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन इसको कहा जाता है। तो 2 नंबर के लिए ये ऑप्शन आ जाएगा पहला। तो यानी ए के नीचे 3, इसमें देखिए तो ए बी सी तीनों में तीसरा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, शाखीय अभिकर्मित में नॉर्मन ए क्राउडर यानी पहला ऑप्शन, यानी ये 2 मिल रहे हैं, इनमें से कोई एक होना है। फिर आता अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन, जिसे गणितीय भी कहा जाता है, इसे गणितीय अभिकर्मित अनुदेशन भी कहा जाता है। ये बीच में कट कैसे रहे? अभिकर्मित अनुदेशन ये वाला लिख कुछ हो रहे हैं, सभी में ही चल रहा है, देखें। लेकिन इसको गणितीय अभिकर्मित अनुदेशन भी कहा जाता है, ये गणित में पढ़ाते समय काम में लिया जाता है। और इसका प्रतिपादन 1962 में किया गया था। ये 1954 की बात कर रहे हैं और यहां 1955 की बात कर रहे हैं और यहां 1962 की बात कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 के नीचे कौन सा आएगा? गिलबर्ट है इनके प्रतिपादक, तो 4 यानी तीसरा ऑप्शन। और अनुकूल्य के लिए गार्डन पास्कल, तो ये ऑप्शन हमारा सी यहां सही होता है, यानी तीसरा ऑप्शन। चलिए आज ये प्रश्न जो थे इनका सॉल्यूशन हमने कर लिया, आगे के प्रश्न और देखेंगे। हेलो नमस्ते। जो कल आपका पेपर लगा था L1 में, जो हिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन थे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और जो टास्क बेस जो 20-22 पेपर होने वाले हैं, अगर आप सीरियसली इनको लोगे तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल के बिल्कुल पूर्ण रूप से प्राप्ति का आपका सपना सफल होगा। तो 124 नंबर जो क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की है? अकबरनामा, या इसको अपन
क्या कह सकते हैं, आईने अकबरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आईने अकबरी कहा जाता है। और इसका राइटर जो था कौन है, अबुल फजल है। ये अकबर की जीवनी है। क्या है, अकबर की जीवनी है जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। और ये 3 खंडों में है। कितने भागों में लिखी गई है, 3 खंडों में है। और ये मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखी है, फारसी भाषा में। अबुल फजल नागौर से संबंध रखते थे और शेख मुबारक के पुत्र माने जाते हैं अबुल फजल और इसके एक बड़े भाई अबुल फैजी, जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। बाबर की यदि हम बात करें तो बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, किस नाम से, बाबरनामा के नाम से या तुजुके ए बाबरी के नाम से, तुजुके ए बाबरी के नाम से ये पुस्तक लिखी गई है जो तुर्की भाषा में है। कालांतर में इसका फारसी और इंग्लिश अनुवाद किया गया। अगर हम हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं ने अपनी आत्मकथा न लिखी, लेकिन हुमायूं की सिस्टर जो है गुलबदन बेगम, क्या नाम है, गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा पुस्तक लिखी गई, हुमायूं नामा। तो ये हुमायूं की जीवनी है और ये अकबर के सुझाव पर लिखी गई। किसके काल में लिखी गई, अकबर के काल में लिखी जाती है। जबकि जहांगीर की अगर हम बात करते हैं तो जहांगीर ने अपनी फारसी भाषा में आत्मकथा खुद के द्वारा लिखी जाती है। जहांगीर नामा किस नाम से है, जहांगीर नामा या तुजुके ए जहांगीरी, तुजुके ए जहांगीरी। तो ये आपके चारों ऑप्शन सॉल्व हो गए हैं। इससे संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका सॉल्व हो जाएगा। जबकि अकबरनामा का सही आंसर क्या होगा, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सत्य कथन को चुनिए। मतलब 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से सत्य कथन कौन सा है। तो पहला है, खानवा का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। खानवा का युद्ध 1526 में नहीं हुआ था। कब हुआ है, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ है। बाबर वर्सेज राणा सांगा के बीच में हुआ है। किसके बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। और ये 17 मार्च 1527 भरतपुर में हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे, पानीपत का युद्ध 1527 में बाबर और सांगा के मध्य हुआ। तो ये भी गलत है। पानीपत का जो पहला युद्ध है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को मुगल सम्राट बाबर वर्सेस दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ और लोदी इस युद्ध मैदान में मारा गया। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मैदनी राय के मध्य हुआ। चंदेरी के शासक मैदनी राय और मुगल सम्राट बाबर के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ, बिल्कुल सत्य है, जनवरी 1528 में हुआ। और नेक्स्ट है, मच्छीवाड़ा का युद्ध 1558 में हुमायूं व मियाँ बहादुर के बीच में हुआ। तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार से इसमें सत्य कथन पूछा है। तो सत्य कथन कौन सा हो गया, केवल एकमात्र सत्य कथन है ये चंदेरी वाला। तो आपका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर की माता का नाम क्या था। तो आप सोचोगे कि इतने सिंपल क्वेश्चन कैसे हैं। L1 के अंदर आपके 8th तक की जो सिलेबस दे रखा है वहीं तक पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ग्रेड 2, 3rd, 4th या 1st ग्रेड तक भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। तो अकबर की माता का नाम क्या है, अकबर की माता, इसका मतलब हुमायूं की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है। तो
यहाँ अकबर की माता ना पूछकर हुमायूं की पत्नी का नाम पूछ लिया जाए तो भी सेम ही होगा। हुमायूं जब 1540 में शेरशाह सूरी से हार कर बाहर से बाहर जा रहा होता है, तब रास्ते में उसको निकाह किया और निकाह किसके साथ किया? हमीदा बानो बेगम के साथ में किया। किसके साथ में किया? हमीदा बानो बेगम के साथ में इसने निकाह किया, जो हुमायूं का भाई हिंदाल है उसके आध्यात्मिक गुरु मियाँ मीर की पुत्री थी। तो इसका सही आंसर भी क्या हो गया? हमीदा बानो बेगम। और इसी हमीदा बानो बेगम की कोख से 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म, ये पिछले 3rd ग्रेड के मेन पेपर में पूछा गया कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ, तो इसी हमीदा बानो बेगम की कोख से 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में अकबर पैदा हुआ। तो अकबर की माता का नाम हमीदा बानो, हुमायूं की पत्नी का नाम भी क्या है? हमीदा बानो बेगम। अब नूरजहाँ, तो नूरजहाँ आपको पता है कि ये जहांगीर की चौथी पत्नी बताई जाती है, और अस्मत बेगम या अस्मत बेग आसफ खां की पुत्री और शाहजहाँ की पत्नी, जबकि जगत गोसाई या जोधाबाई जो है जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है, जिसका विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से हुआ। तो ये जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1587 में ये वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। तो इसका आंसर सही हो गया हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ इमारतें दे रखी है, एक तरफ उन इमारतों का निर्माता शासक दे रखा है कि कौन से शासक ने कहाँ पर कौन सी इमारत का निर्माण करवाया। बाबर सामने दे रखा है कि बाबर ने क्या बनाया था इनमें से, तो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था पानीपत के अंदर बाबर के द्वारा। तो 4 कहाँ हैं वहाँ से पकड़ें आप, तो इन तीनों में 4 है, इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके हैं। अब हुमायूं की बात हो रही है कि हुमायूं ने क्या बनवाया भाई, तो अगर हुमायूं की आप बात करोगे तो हुमायूं ने फतेहाबाद मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? फतेहाबाद मस्जिद का निर्माण करवाया। तो अब देखो कि 4 के बाद में 2 आ रहा है, तो 4 के बाद में दूसरा ऑप्शन 1 आ रहा है, तो 1 कहाँ है? 2 में है, बी में भी, मतलब 1 में भी ए है और चौथे ऑप्शन डी में भी 1 है। तो 1 तो गया और दूसरा भी गया, तो अब बच गए क्या? ए और डी। अब ए और डी के अंदर दोनों में 4-1 आ रहा है, इसका मतलब आपको तीसरा ऑप्शन भी याद होगा तभी ये पकड़ में आएगा। अब शेरशाह, तो शेरशाह सूरी 1540 से 45 के बीच में होता है, और शेरशाह सूरी ने दिल्ली के अंदर किला एक कुहना का निर्माण करवाया था। तो 4-1 उसके बाद में 3, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 4-1 और 3। इसका मतलब इसका अगला आंसर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी क्लियर हो जाएगा। 4-1-3 सिर्फ 1 में ही दिखाई दे रहा है, तो ये आपका चौथा आंसर सही हो गया। और पीछे बचा क्या? जहांगीर का महल, जो अकबर के द्वारा बनाया गया था, और जहांगीर के महल का निर्माण अकबर ने आगरा के लाल किले में करवाया था। ये क्वेश्चन 1st ग्रेड में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, पेटीकोट सरकार का गठन किस मुगल शासक के काल में हुआ? पेटीकोट पर्दा शासन, ठीक है। तो ये 1560 से 62 की अवधि के बीच में किसके समय? अकबर के काल में ये गठन किया जाता है। और ये पेटीकोट सरकार चलाने वाली जो महिला थी वो महामनगा, जो अकबर की सौतोली माँ थी। महामनगा और उसका पूरा जो परिवार है
ये अकबर को हरम में डालकर मुगल सत्ता पर अपना अधिकार चलाना चाहते थे या अधिकार जमाना चाहते थे। इसलिए महामहिंगा ने अपनी पुत्री जीजी अनगा के चक्कर में किसको फंसा दिया था? अकबर को फंसा दिया था। इसलिए अकबर 2 साल तक जीजी अनगा के चक्कर में ही फंसा रहा, अर्थात पेटीकोट काल या हरम में ही रहा। इसलिए इसको पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी गई। तो इसका सही आंसर हो गया डी। तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे मुगल काल से संबंधित। थैंक यू।